अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं आपका टीचर ज़हीर अहमद कुरैशी। आज के नए लेक्चर के साथ आज हम एग्जाम्पल करेंगे वाइल लूप की। बच्चों, आपने पिछले लेक्चर के अंदर वाइल लूप के बारे में पढ़ा कि वाइल लूप क्या है और उसे हम क्यों और कैसे यूज़ करते हैं अपने प्रोग्राम में। उसका सिंटैक्स देखा, उसकी एग्जाम्पल देखी। अब हम इसकी मज़ीद एग्जाम्पल्स को देखेंगे और मज़ीद प्रोग्राम सीखेंगे ताकि उनके अंदर वाइल लूप को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो आते हैं पहले प्रोग्राम की तरफ और डिस्कस करते हैं। बच्चों, पहला प्रोग्राम टू प्रॉम्प्ट द यूजर टू इंटर अ नंबर, यानी कि एक प्रोग्राम लिखो जो कि यूजर से एक नंबर इनपुट करवाए टू प्रिंट इट्स स्क्वायर और उसका स्क्वायर प्रिंट कर। बट द लूप शुड टर्मिनेट व्हेन द यूजर इंटर्स 0, लेकिन लूप को टर्मिनेट हो जाना चाहिए जब यूजर 0 इंटर करे। मीन 0 के अलावा और कोई नंबर इंटर कर रहा है तो लूप टर्मिनेट नहीं होगा, लेकिन यूजर ने जैसे ही 0 इंटर किया तो लूप टर्मिनेट हो जाएगा। एंड प्रिंट द मैसेज गुड बाय, और जब लूप टर्मिनेट कर जाए तो उसके बाद गुड बाय का मैसेज भी प्रिंट कर दे। तो प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं और प्रोग्राम में स्टार्ट करने के लिए हमारे पास वही हेडर फाइल्स और मेन फंक्शन हमने लिख लिया। यहां से बॉडी ऑफ द प्रोग्राम स्टार्ट हो गई। बच्चों, अगेन आपने स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड कर लिया होगा कि हमने यूजर से इनपुट लेनी है, क्या एक नंबर, और उसका स्क्वायर प्रिंट करवाना है। और उसके स्क्वायर को प्रिंट करवाते हुए अगर तो यूजर 0 इंटर करता है तब लूप क्या हो जाए, टर्मिनेट कर दे और एक मैसेज प्रिंट कर दे, कौन सा, गुड बाय। और इस प्रोग्राम को करने के लिए हम क्या करेंगे, हम व्हाइल लूप यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें हमें नंबर ऑफ टाइम्स का नहीं पता कि यूजर कितने नंबर ऑफ टाइम्स पॉजिटिव वैल्यू या नेगेटिव वैल्यू इंटर करेगा, 0 इंटर नहीं करेगा। मे बी यूजर पहली वैल्यू ही 0 इंटर कर दे, मे बी यूजर 100 वैल्यूज इंटर करने के बाद एंड करने के लिए 0 इंटर करे, मे बी यूजर 57 वैल्यूज इंटर करने के बाद 0 इंटर करे। तो ये यूजर डिपेंडेंट हो रहा है। इस वजह से ऐसी सिचुएशन के अंदर हम व्हाइल लूप ही यूज करते हैं। तो बच्चों, हेडर फाइल्स के बाद मेन प्रोग्राम, मेन फंक्शन के थ्रू स्टार्ट हो गया हमारा प्रोग्राम और बॉडी में आ गया। यहां पर हमने कितने वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, क्योंकि हमने कितने नंबर इनपुट लेने, एक नंबर ही तो इनपुट लेना है। अब जब एक नंबर इनपुट हो गया, एक मैसेज प्रिंट हुआ, इंटर अ नंबर 0 टू क्विट। बेसिकली याद रखिएगा कि व्हाइल लूप में हमें जो वैल्यू कंडीशन के थ्रू चेक करनी है वो पहले से कहीं इनिशियलाइज हो चुकी होनी चाहिए। उसके लिए हमने पहले सी आउट लिख दिया और इसे इंटर अ नंबर 0 टू क्विट करके हमने इसे प्रिंट करवा दिया। सीन के थ्रू एन में एक वैल्यू आ गई, यूजर कोई भी वैल्यू इंटर कर देता है, फॉर एग्जांपल 5। अब ये 5 जो यूजर ने इनपुट कर दी, ये 5 इज नॉट इक्वल टू 0। कंडीशन क्या हुई, ट्रू होगी, क्योंकि 5 0 के बराबर नहीं है और हम नॉट इक्वल टू ऑपरेटर यूज कर रहे हैं। जब ये कंडीशन ट्रू है तो इस केस के अंदर हमने कंट्रोल को मूव कर दिया, कहां, लूप की बॉडी में। और लूप की बॉडी के अंदर पहली स्टेटमेंट हमें मिल रही है सी आउट की, और सी आउट में ये क्या प्रिंट कर रहा है, n मल्टीप्लाई बाय n की वैल्यू क्या है, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मीन्स 25। और ये न्यू लाइन पर जाएगा क्योंकि सी इन की वजह से कंट्रोल ऑटोमेटिकली न्यू लाइन पर मूव हो जाता है और यहाँ 25 प्रिंट करेगा और कंट्रोल एंडल की वजह से फिर न्यू लाइन पर आ जाएगा। अब बी कंट्रोल लूप की बॉडी के अंदर है, यहां से लेकर इधर तक आपके पास क्या है, लूप की बॉडी आ रही है। सो बच्चों, अब इसमें हम ये देखते हैं कि नेक्स्ट सी आउट की स्टेटमेंट आ गई है। नेक्स्ट सी आउट की स्टेटमेंट क्या कह रही है, इंटर अ नंबर 0 टू क्विट। वही मैसेज जो हमने लूप की बॉडी के बाहर प्रिंट करवाया था वही ये दोबारा लूप की बॉडी के अंदर भी प्रिंट कर रहा है और ये लिखा आ जाएगा क्या, कि इंटर अ नंबर 0 टू क्विट, यानी कि
अगर यूजर चाहता है कि जी बस करे और नंबर्स को प्रिंट ना करे तो ये 0 प्रिंट कर दे। दोबारा सीन पर कंट्रोल आ गया और एन को नई वैल्यू चाहिए, तो नई न्यू वैल्यू हम कोई और वैल्यू दे देते हैं, दैट इज लाइक 2। तो फिर कंट्रोल एन की वैल्यू 2 आ गई। अब इस 2 की वैल्यू की बेस के ऊपर कंट्रोल दोबारा आ गया कंडीशन के पास और कंडीशन को चेक किया कि क्या 2 इज नॉट इक्वल टू 0। यस इट इज ट्रू कि 2 इज नॉट इक्वल टू 0। तो कंट्रोल दोबारा लूप की बॉडी के अंदर आया और इसका स्क्वायर प्रिंट कर दिया, दैट इज 4। और 4 को प्रिंट करने के बाद कंट्रोल का न्यू लाइन पर गया और उसके साथ साथ इसने प्रिंट कर दिया इंटर अ नंबर, जो कि मैंने इधर ये स्टेटमेंट प्रोग्राम में स्टेटमेंट आ रही है, इसकी वजह से एक लाइन नीचे लिख रहा हूं, इंटर अ नंबर 0 टू क्विट। और इधर ये अब कंट्रोल फिर सीन पर आया, सीन फिर यूजर इनपुट ले रहा है, यूजर 0 इंटर कर देता है। अब जब 0 इसके पास आ गया तो n की वैल्यू 0 है, कंट्रोल अगेन कंडीशन के पास गया और n की वैल्यू 0 को चेक किया कि क्या ये 0 के बराबर है, मतलब कि कंडीशन चेक करेगा कि 0 इज नॉट इक्वल टू 0। तो 0 इज इक्वल टू 0 और कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स हो रही है कि 0 इज नॉट इक्वल टू 0, जबकि हम जानते हैं कि 0 0 के बराबर है। तो कंडीशन फॉल्स होगी। अब कंट्रोल कहां आ जाएगा, इसकी बजाय कहां पर, इस आउटसाइड आ जाएगा और यहां से क्या कर देगा, गुड बाय का मैसेज प्रिंट कर देगा। और इस तरह से आपका प्रोग्राम एंड हो जाएगा। बच्चों अगेन देखिए, ये हमारे पास लूप का ब्लॉक है व्हाइल से लेकर इस ब्रैकेट तक, और इसके अंदर हमने 3 स्टेटमेंट्स को इसकी बॉडी के अंदर रखा और कंडीशन कौन सी लगाई थी, n इज नॉट इक्वल टू 0। अब यही 0 की वैल्यू क्या है, इधर हमारे पास ये 0 की वैल्यू सेंटिनल वैल्यू कहला रही है, मींस ये वो वैल्यू है जिसकी बेस पर लूप टर्मिनेट कर रहा है। जैसे यूजर ने 0 इंटर किया तो ये लूप टर्मिनेट हो गया। तो बेटा इस तरह से व्हाइल लूप को हम अपने प्रोग्राम्स में यूज कर सकते हैं। मजीद प्रोग्राम्स देखने के लिए हम नेक्स्ट बोर्ड्स की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट बोर्ड पर हम एक और एग्जांपल डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है और पेपर के अंदर भी ये एग्जांपल आपकी आती है। चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। तो बच्चों व्हाइल लूप की एक और एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं और इसके जरिए हम देखते हैं कि हम मजीद किस तरह से व्हाइल लूप को यूज कर सकते हैं। तो बेटा प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट जो है हमारे पास, जिसे आपने बड़े केयरफुली अंडरस्टैंड करना होता है, क्योंकि इसी के अंदर सारी लॉजिक भी छुपी होती है और इसी के अंदर सब कुछ बताया भी गया होता है और सारा डाटा भी इसी में गिवन होता है, रिक्वायर्ड डाटा भी इसी में होता है, लॉजिक भी इसी के अंदर होती है। जब आपने स्टेटमेंट समझ ली और आपको सिंटैक्स पता है चीज़ों के, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के, तब आप आसानी से प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। ये स्टेटमेंट कहती है प्रोग्राम टू इनपुट अ पॉजिटिव इंटीजर, एक पॉजिटिव इंटीजर इनपुट करो एंड डिस्प्ले इट इन रिवर्स ऑर्डर, और उसका रिवर्स प्रिंट कर। कह रहे यूजर ने इंटर कर दिया 1 2 3 और वो नीचे सी आउट लिखकर 3 2 1 कर दे, लेकिन वो तो प्रोग्राम की स्टेटमेंट हो गई। क्या आप हर दफा कोड को जाकर चेंज करोगे, कोड के अंदर जाकर वैल्यू को चेंज करोगे, या यूजर को आप कोड दे दोगे कि जी इसके अंदर जाकर वैल्यूज को चेंज करो? नहीं, कभी नहीं। कोड हमेशा प्रोग्रामर के पास रहता है, यूजर कभी भी कोड में के अंदर जाकर वैल्यूज को चेंज नहीं करता। वो जो भी चेंजेस कर रहा होता है वो रन टाइम के ऊपर इनपुट वैल्यूज के थ्रू ही कर रहा होता है, डाटा के अंदर या आपकी सॉफ्टवेयर के अंदर। तो बच्चों एक प्रोग्राम हम लिख रहे हैं जिसके थ्रू एक पॉजिटिव इंटीजर इंटर करे यूजर और प्रोग्राम क्या करे, उसको रिवर्स ऑर्डर में स्क्रीन पर डिस्प्ले कर दे। किसके थ्रू? यूजिंग व्हाइल लूप। अब आप सोच रहे होंगे इस रिवर्स ऑर्डर में हम कैसे इसे डिस्प्ले करवाएंगे। इसके लिए हम ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करेंगे, ज्यादा मुश्किल नहीं है, इसे हम समझते हैं और मैथमेटिक्स की टेक्निक को यूज करते हुए और साथ में हम अपने जो C++ के ऑपरेटर्स हैं, रिमाइंडर ऑपरेटर हो गया, साथ में डिवीजन ऑपरेटर हो गया, इन्हें यूज करते हुए हम एक नंबर को या किसी भी यूजर के इंटर नंबर को रिवर्स ऑर्डर में डिस्प्ले करवा सकते हैं।
यहाँ पर देखेंगे प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं हेडर फाइल्स के साथ साथ मेन फंक्शन प्रोग्राम कंट्रोल एग्जीक्यूशन यहाँ से स्टार्ट होगी। प्रोग्राम कंट्रोल बॉडी में आ गया। बॉडी में हमें कितने वेरिएबल चाहिए? 2 वेरिएबल चाहिए, नाम और एक r इज इक्वल टू 0। अब ये r क्या है? r फॉर रिमाइंडर के तौर पर हम ले रहे हैं और इसकी इनिशियल वैल्यू मैंने क्या रख दी? 0 रख दी। बच्चों एक और बात बताता चलूं कि यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल में तो बताया है कि 1 2 3 को 3 2 1 कर दो, लेकिन हमें अब ये नहीं पता यूजर के हवाले से, या हमने इस प्रोग्राम में ये चीज रिस्ट्रिक्ट नहीं की कि कितने डिजिट नंबर होना चाहिए। यूजर में भी 2 डिजिट नंबर को एंटर करके कहे कि इसे रिवर्स कर दो, या यूजर में भी चाहे तो 6 डिजिट नंबर को एंटर करके रिवर्स मांगे उसका, या यूजर चाहे तो 4 डिजिट नंबर को। तो ये यूजर पर डिपेंड कर रहा है और ऐसी सिचुएशन के अंदर हम व्हाइल लूप के जरिए से ही कंट्रोल कर सकते हैं कि यूजर जितने भी डिजिट नंबर के वो उसे रिवर्स करके डिस्प्ले करवा। तो बच्चों यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि जी हमने एक वेरिएबल ले लिया नम का। नम क्यों? जो यूजर नंबर इनपुट करेगा वो कहां स्टोर होगा? नम के वेरिएबल के अंदर। और दूसरा वेरिएबल ले लिया आर के जरिए से हमने क्या करना है? इस वैल्यू को कंट्रोल करना है, यानी रिवर्स के लिए रिमाइंडर भी आता है आर में और ये रिवर्स वैल्यू भी इसमें आ जाएगी। इनिशियली आर रिमाइंडर के तौर पर भी इस्तेमाल होगा और रिवर्स एंड में हम इसमें रिवर्स वैल्यू स्टोर करवा देंगे। हमने पहली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट की, दैट इज सी आउट इंटर अ नंबर। पहली स्टेटमेंट इंटर अ नंबर, और ये इधर लिखी हुई आ गई, और इंटर अ नंबर स्पेस है, कोई भी नंबर हम लिख देते हैं, फॉर एग्जांपल 5 7 3 2। बच्चों केयरफुली इधर तवज्जो कीजिएगा कि इंटर अ नंबर 5 7 3 2, और ये नंबर कहां आ गया? अब इस नम में मेरे पास कौन सा नंबर आ गया है? 5 7 3 2। और कंडीशन चेक हुई व्हाइल लूप के थ्रू, व्हाइल का कीवर्ड, उसके बाद कंडीशन आ गई, और कंडीशन में भी वही नम की वैल्यू जो है 5 7 3 2 इज नॉट इक्वल टू 0, और ये ट्रू है कि 5 7 3 2 इज नॉट 0। तो कंडीशन ट्रू हो गई और कंट्रोल कहां पर आ गया? इसकी बॉडी के अंदर। अब बॉडी के अंदर आपने स्टेटमेंट और इस ब्लॉक को बहुत ही केयरफुली आपने अंडरस्टैंड करना है और याद रखना है कि ये वाला एक फार्मूला या एक लॉजिक हमने बनाई हुई है, इस लॉजिक के थ्रू आपके पास नंबर रिवर्स होगा। इसके साथ साथ ये दूसरी स्टेटमेंट भी आ जाएगी। ये दोनों स्टेटमेंट के कॉम्बिनेशन से हम क्या करेंगे? हम नंबर को रिवर्स करेंगे। अब देखें, r इज इक्वल टू r मल्टीप्लाई बाय 10। पहली दफा वैल्यू क्या आ रही है? r की वैल्यू क्या है? 0 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस नम की वैल्यू क्या आ गई? नम है 5 7 3 2 मॉड 10। अब यहां पर 0 मल्टीप्लाई बाय 10 0 आ जाएगा, 5 7 3 2 मॉड 10। जब हम 5 7 3 2 को 10 से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा रिमाइंडर? यहाँ पर इसका क्वोशंट जो है वो आ जाता है 573 5730। मैं डायरेक्ट मेथड से कर रहा हूं और ये 2 रिमाइंडर आ मींस इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आ गई? आपके पास 2 आ गई, और 0 प्लस 2 मिलकर r की नई वैल्यू क्या बन गई? r की नई वैल्यू मेरे पास 2 बन गई। मींस इस स्टेटमेंट को पहली दफा जब एग्जीक्यूट किया तो r की वैल्यू 0 से चेंज होकर 2 बन गई। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, नम इज इक्वल टू नम डिवाइडेड बाय 10। तो बच्चों यहां पर जब हमने 10 से डिवाइड किया, ये नम की वैल्यू, इसे 10 से डिवाइड किया तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ गया? 573। अब नम की न्यू वैल्यू क्या आ रही है? 573 आ गई। नम की न्यू वैल्यू 573 आ गई, और r की न्यू वैल्यू मेरे पास क्या आ गई थी? 2 आ गई थी। इसके बाद नम की न्यू वैल्यू 573 चेक हुई, ये 5732 का चेंज हो गया किसमें? 573 में, और 573 इज नॉट इक्वल टू 0, और ये कंडीशन ट्रू है। अब अगेन कंट्रोल लूप की बॉडी में आ गया।
और लूप की बॉडी के अंदर अब देखो बच्चों कि 2 r की न्यू वैल्यू क्या है, इधर अब r की वैल्यू क्या है 2 मल्टीप्लाई बाय 10, फिर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 10 20 प्लस नम मॉड 10। अब नम मॉड 10, नम की न्यू वैल्यू क्या है 573 और मॉड 10। अब 573 जब आया है तब हमारे पास क्या चीज आ गई, हम इसे फिर डिवाइड करके देखेंगे और इस तरह से 573 और 10 से डिवाइड करते हैं तो ये कितना हमें रिजल्ट दे रहा है 57 मींस 570। 57 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो 570 और रिमाइंडर कितना आ गया 3। मींस इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट क्या आ रहा है 3 आ रहा है। और ये 20 प्लस 3 r की न्यू वैल्यू आ जाएगी 2 चेंज हो जाएगा, पहले 2 था r की वैल्यू और अब कितना आ गया 23। अब r की न्यू वैल्यू मेरे पास 23 है और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में नम की वैल्यू पहले 5732 से डिवाइड होकर हमारे पास 573 आई थी, अब मेरे पास क्या आ गई 57 आ गई। ये भी एग्जीक्यूट हो, कौन सी 57, ये वाली 57 और ये 3 था ये 2 था जिन्हें हमने यूज कर लिया। अब 57 आ गई नम की न्यू वैल्यू जो कि हम इधर रख देंगे। इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी आ गई 57। अब 57 जाकर चेक होगा अगेन कंडीशन में और 57 इज नॉट इक्वल टू 0, ट्रू है अगेन कंडीशन, फिर कंट्रोल इसकी बॉडी के अंदर आ जाएगा। अब मेरे पास r की न्यू वैल्यू क्या है, r की न्यू वैल्यू मेरे पास 23 है। 23 मल्टीप्लाई बाय 10 जो कि कितना बन जाएगा 230 और 230 के साथ साथ प्लस अब ये 573 की बजाय मेरे पास नम की वैल्यू 57 थी मॉड 10। अब जब 57 मॉड 10 हम देख रहे हैं तो 57 मॉड 10 इसके लिए हम अगेन इधर आते हैं और ये 57 और 10 से डिवाइड करते हैं तो ये 5 आ जाएगा, 5 10s are 50 और 7 रिमाइंडर। मींस इस पूरे एक्सप्रेशन नम मॉड 10 की वैल्यू कितनी आ गई 7 आ गई। सो 230 प्लस 7 और r की मेरी नई वैल्यू क्या आ जाएगी 237 आ गई। अब ये r की न्यू वैल्यू 237 आ रही है और यहां से 57 हुई थी, ये 55 73 57 से अब मेरे पास नम की न्यू वैल्यू क्या आ जाएगी 57 डिवाइडेड बाय 10 कर दें तो मेरे पास ये न्यू वैल्यू आ रही है जो कि 5 है। ठीक है, यहां पर जब 5 आई वैल्यू तो नम की न्यू वैल्यू मेरे पास 5 आ गई, 57 की बजाय अब नम 5 है और 5 की वैल्यू अगेन कंडीशन में चेक होगी और ये 5 हमारे पास यहां आकर क्या है नम 5 इज नॉट इक्वल टू 0, ये ट्रू हो गया कि 5 0 के बराबर नहीं है। और अगेन कंट्रोल कहां चला गया r की वैल्यू के, r में मेरे पास कितनी वैल्यू 237 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 5 मॉड 10। अब क्या आया 237 की वजह ये क्या बन गया 2370 प्लस 5 मॉड 10। बच्चों 5 मॉड 10 क्या होता है, 5 मॉड 10 हम कैलकुलेट करके देखते हैं। जब भी हमारे पास डिविडेंड डिवाइजर से छोटा होगा तो रिमाइंडर हमारे पास क्या आएगा वही डिविडेंड आ जाएगा 5। 10 zeros are 0 और रिमाइंडर क्या बच गया 5 बच गया। तो जो यहां पर 2370 प्लस 5 मींस 2375, r की न्यू वैल्यू क्या आ जाएगी 2375। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखते हैं तो ये वैल्यू आ गई। अब इधर आते हैं, यहां पर नम की न्यू वैल्यू क्या थी, नम की वैल्यू 5 थी, 5 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल टू 0। इसमें पॉइंट नहीं आएंगे क्योंकि हम इंटीजर को इंटीजर से ही डिवाइड कर रहे हैं। अगर ये डाटा टाइप फ्लोट होती तब पॉइंट्स में आंसर जाता
और तब ये रिमाइंडर ऑपरेटर या जिसे हम मॉडुलस ऑपरेटर कहते हैं ये फ्लोट वैल्यूज पर काम ना करता। अभी इंटीजर है इस वजह से ये सारी वर्किंग है और इसके जरिए से हमारे पास क्या चीज आ जाएगी, हमारे पास ये आगे वैल्यू क्या 0। अब मींस नम की न्यू वैल्यू क्या आ गई है 0 आ गई है, यहाँ 0 नम की न्यू वैल्यू आ गई और ये 0 इस कंडीशन पर जाकर चेक होगा कि 0 इज नॉट इक्वल टू 0 जो कि फॉल्स होगी और जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुई तो कंट्रोल नेक्स्ट स्टेटमेंट पर मूव कर जाएगा आउटसाइड द लूप बॉडी और वो कौन सी स्टेटमेंट है सी आउट नंबर इन रिवर्स ऑर्डर और यहां पर ये प्रिंट करेगा कि नंबर इन रिवर्स ऑर्डर इज इक्वल टू, देखिए नंबर इन रिवर्स ऑर्डर इज इक्वल टू आर। आर में मेरे पास कौन सी वैल्यू लिखी हुई है 2375 और ये हम लिख देंगे यहां पर 2375 और बच्चों अगर आप इसे देखें तो इनपुट वैल्यू क्या आती 5732 और अगर हम इसके रिवर्स ऑर्डर में देखते हैं तो 2375 ये वैल्यू रिवर्स हो रही है। तो ये था आपका ये प्रोग्राम जिसके अंदर व्हाइल लूप के जरिए से हम किसी भी नंबर को रिवर्स कर सकते हैं। वर्किंग करके आपको इस वजह से बताया गया कि आपको इसकी सही से वर्किंग समझ आ जाए कि ये किस तरह से सिर्फ 2 स्टेटमेंट्स हैं और 2 स्टेटमेंट से नंबर रिवर्स हो गया। तो इसके लिए इतनी सारी आपको मैंने मैथमेटिकल वर्किंग भी करके बता दी। इसके साथ होपफुली आपको इसकी वर्किंग भी समझ आ गई होगी, इसकी स्टेटमेंट्स भी समझ आ गई होगी और इस प्रोग्राम में इस तरह से हमारे पास काम होता है और ये फिर कंट्रोल इसे प्रिंट करने के बाद गेट ch पर आएगा और प्रोग्राम को एंड कर देगा। ओके बच्चों, इसके बाद हम एक और एग्जांपल इसकी देखते हैं और उसके जरिए मजीद व्हाइल लूप को अंडरस्टैंड करते हैं जो कि नेक्स्ट बोर्ड पर है। तो बच्चों अब हम एक और प्रोग्राम देखते हैं। पिछले प्रोग्राम ने तो आपको बोर कर दिया होगा क्योंकि मैथ है और बहुत सारे बच्चों को मैथ बोर कर देती है, लेकिन इस तरह की वर्किंग आपको बड़ी इंटरेस्टिंग भी लगेगी और आप इसके जरिए से इस डिफरेंट एप्लीकेशंस भी बना सकते हैं इस लूप के थ्रू। नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं जिसके अंदर क्या स्टेटमेंट है, प्रोग्राम टू डिस्प्ले सम ऑफ यूजर इनपुट नंबर। यूजर जो नंबर्स इनपुट करता जा रहा है उनका सम प्रिंट करे अनलेस यूजर इंटर्स n। कब तक, जब तक यूजर n इंटर नहीं कर देता यूजिंग व्हाइल लूप। आपने गेम्स में देखा होगा इसी तरह से आप किसी भी एप्लीकेशन को रन कर रहे हैं तो आपने एक वैल्यू इंटर की, उसके बाद वो एप्लीकेशन पूछती है, कंप्यूटर पूछ रहा होता है कि डू यू वांट टू इंसर्ट अनदर वैल्यू, तो आप यस कर देते हो तो वो क्या कहता है न्यू वैल्यू के लिए आपको दे देता है कंट्रोल, अदरवाइज नो कर देते हो तो वो उसे स्किप कर देता है। तो उसी तरह से हम ये प्रोग्राम बनाएंगे और बेसिकली उन एप्लीकेशंस के बैकएंड के ऊपर भी इसी तरह व्हाइल लूप वगैरह यूज हो रहे होते हैं। तो बच्चों अगेन वही सारे प्रोग्राम्स की तरह हेडर फाइल्स आ गई, इसमें कोई नई हेडर फाइल्स यूज नहीं होती, याद रखें लूप्स में वही वाली हेडर फाइल्स यूज होती हैं। हेडर फाइल्स कब हम न्यू यूज करेंगे, जब हम कोई मैथमेटिक्स के या ग्राफिक्स के या कोई भी इस तरह से न्यू फंक्शंस को यूज करें अपने प्रोग्राम में, तब हमें हेडर फाइल्स की जरूरत पड़ती है। और मेन फंक्शन एंट्री पॉइंट है, यहाँ से आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुई, प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना स्टार्ट हुआ तो कंट्रोल कहाँ आ गया, सबसे पहले पहली डिक्लेरेशन पर आ गया वेरिएबल की, जिसके अंदर ch की वैल्यू y हमने पहले से सेट कर दी। अगेन व्हाइल लूप के अंदर हम इनिशियलाइजेशन कर सकते हैं लेकिन वो व्हाइल लूप का हिस्सा नहीं होती, वो व्हाइल लूप की कंडीशन से पहले कहीं पर प्रोग्राम में इनिशियलाइज हो चुकी होनी चाहिए ताकि व्हाइल लूप की कंडीशन लूप की बॉडी में इंटर कर सके कंट्रोल को। फिर एक और वेरिएबल चाहिए हमें और वो इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स हैं, उसमें हमारे पास क्या एक वेरिएबल आ जाएगा जिसमें यूजर इनपुट नंबर इंटर किया जाएगा और उसके साथ साथ सम की इनिशियल वैल्यू 0 रखती ताकि जो भी यूजर नंबर इंटर करे वो 0 के साथ ऐड होकर वही सम की वैल्यू बन जाए। तो बेटा व्हाइल लूप की कीवर्ड के थ्रू हमने कंडीशन लगा दी। क्या कंडीशन लगाई, जो कि यहां पर कहा गया था
unless user enters n, मीन्स जो भी यूजर इनपुट कैरेक्टर होगा वो n नहीं होना चाहिए। तो लूप ट्रू है, लूप कंडीशन ट्रू होगी और एग्जीक्यूशन परफॉर्म होती रहेगी। जैसे ही यूजर ने n इंटर किया तो एग्जीक्यूशन ऑफ द लूप रुक जाएगी और कंट्रोल आउटसाइड द लूप बॉडी मूव कर जाएगा। तो बेटा यहां से कंडीशन देखते हैं कि ch एक कैरेक्टर टाइप वैल्यू है, क्योंकि n एक कैरेक्टर है तो ch इज नॉट इक्वल टू n, और पहली दफा ये ट्रू है। क्यों? ch की वैल्यू क्या है? y इज नॉट इक्वल टू n, तो ये ट्रू हो गया और इसकी बेस के ऊपर कंट्रोल कहां पर आ गया? लूप की बॉडी में आ गया। अब लूप की बॉडी में पहली स्टेटमेंट सी आउट की कौन सी है? इंटर अ नंबर, एक नंबर इंटर करो। एक नंबर क्या इंटर करो? कोई भी नंबर आप इंटर कर लेते हैं, इंटर अ नंबर है और यूजर ने 5 इंटर कर दिया। अब जब 5 इंटर किया, a की वैल्यू 5 है, सम की वैल्यू 0 + 5 और सम की न्यू वैल्यू क्या आ गई? 5 आ गई। फिर सी आउट आ गया कि ऐड अनदर नंबर। यहां यूजर ने पूछा कि ऐड एन अदर नंबर और सामने उसने दे दिया YRN और क्वेश्चन मार्क के इन दोनों में से कोई एक नंबर ऐड कर, कि क्या आप न्यू नंबर ऐड करना चाहते हो या नहीं करना चाहते। तो आप इसमें इस तरह से भी स्टेटमेंट बना सकते हो, डू यू वांट टू ऐड अनदर नंबर। सो इस तरह स्टेटमेंट भी हो सकती है। तो मींस यहां पर अब इसके बाद ch इज इक्वल टू गेट ch का फंक्शन यूज कर लिया, क्योंकि हम एक कैरेक्टर इंटर करवाना चाहते हैं, वो n हो या कोई और कैरेक्टर हो। तो ch की न्यू वैल्यू, इधर कर्सर ब्लिंक करेगा और जैसे ही यूजर कोई की प्रेस करेगा, लेट्स सपोज कि यूजर a प्रेस कर देता है, a की तो मींस के ch की न्यू वैल्यू क्या आ गई? अब a आ गई। पहली दफा y थी, अब क्या आ गई? a। इधर से लूप की बॉडी डेलिमीटर्स हैं, यहां से कंट्रोल कहां चला जाएगा? दोबारा कंडीशन पर आ गया। अब ये y की वैल्यू चेंज होगी किससे? a से। अब अगेन कंडीशन चेक हुई कि a इज नॉट इक्वल टू n और ये कंडीशन ट्रू है, तो कंट्रोल कहां आ गया? इसके ऊपर, अगेन सी आउट के ऊपर आ गया जो कि बॉडी ऑफ द लूप के अंदर है, और यहां लिखा कि जी इंटर अ नंबर, एक और नंबर इंटर कर दो। और सीन की वजह से कर्सर ब्लिंक कर रहा है, यूजर ने क्या इंटर कर दिया? 10 इंटर कर दिया। अब यहां सम की वैल्यू 5 थी, सम की वैल्यू 5 और a की वैल्यू 10, तो सम की न्यू वैल्यू क्या आ गई? 15 आ गई। और इसके बाद दोबारा से यूजर से पूछ रहा है कि सी आउट ऐड अनदर नंबर। और y/n क्वेश्चन मार्क, ताकि यूजर y या n में से कुछ करेक्टर इंटर कर दे। ठीक है, तो ch गेट ch अगेन आया, यहां एग्जीक्यूशन हुई, कर्सर इधर ब्लिंक कर रहा है और यूजर ने n इंटर कर दिया। अब ch की वैल्यू क्या आ गई है? n, और कंट्रोल दोबारा लूप के स्टार्ट में आ गया और कंडीशन चेक की। अब ch की वैल्यू क्या है? a नहीं है, अब क्या है इसकी वैल्यू? n, क्योंकि यूजर ने n इंटर किया है। सो यहां पर कंडीशन चेक हुई कि क्या n इज नॉट इक्वल टू n, जो कि फॉल्स है। क्यों? n इज इक्वल टू n। सो इस तरह से यहां से कंडीशन फॉल्स होगी, और जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुई तो कंट्रोल कहां चला गया? इस सी आउट के ऊपर चला गया, जो कि इन डेलीमीटर से बाहर था, मीन वो लूप की बॉडी का हिस्सा नहीं है। और क्या मैसेज प्रिंट हो गया कि सम ऑफ यूजर इंटर्ड नंबर्स इज इक्वल टू, और जितने भी नंबर्स यूजर ने इंटर किए थे उनका सम आ जाएगा, सम ऑफ यूजर इंटर्ड नंबर्स इज इक्वल टू, और क्या वैल्यू आ जाएगी? हमारे पास सम क्या आया था? 15, तो यहां पर 15 प्रिंट, और इसे प्रिंट करने के बाद कंट्रोल गेट ch पर आ जाएगा और प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देगा।
तो बच्चों आपने देखा कि यहाँ पर मैंने सेंटिनल वैल्यू की जब बात की थी तो सेंटिनल वैल्यू के जरिए से कैसे लूप की रेपिटेशन को कंट्रोल किया जा रहा है। जब तक यूजर चाहे एन ना प्रेस करे और वो वैल्यूज को इंटर करता जाए, वो ऐड होती जाएंगी। और जैसे ही यूजर कहता है कि आप बस ये इसका मैंने टोटल सम लेना है, तो उसके लिए क्या कर दे, एन वैल्यू इंटर कर दे। और बच्चों एक और चीज, ये सिर्फ एन लाजमी नहीं है, यहाँ पर हमारे पास कोई भी कैरेक्टर्स हो सकते हैं। लाइक इंटर की अगर आपने यहाँ पर चेक करनी हो कि जी आप कहते हो कि जी कब तक यूजर वैल्यूज इंटर करता जाए, जब तक यूजर इंटर की प्रेस नहीं करता, तो उसके लिए आप कंडीशन बना सकते हो कि ch इज नॉट इक्वल टू बैकस्लैश आर। बैकस्लैश आर इंटर की का एस्केप सीक्वेंस है, इसकी वजह से इंटर की कंट्रोल हो रही होती है। ठीक है, इसी तरह अगर आप चाहें एस्केप का कि जी जब तक यूजर एस्केप की प्रेस नहीं करता तो उसका आस्की कोड भी लिख सकते, वो उसके आस्की कोड के थ्रू उसे क्या करेगा, डिटरमाइन कर लेगा कि कौन सी की प्रेस की गई। स्पेस बार है, उसका आस्की कोड मौजूद है जो कि आस्की टेबल के अंदर है। आप आस्की टेबल्स देख सकते हैं, और आस्की टेबल्स को एक्सप्लोर करने के लिए आप गूगल पर लिखें आस्की टेबल और या आस्की चार्ट, तो आपको पूरा आस्की चार्ट मिल जाता है। जो मेन आस्की वैल्यूज हैं वो आपको जुबानी याद भी होनी चाहिए। जिस तरह कैपिटल ए का आस्की कोड 65 है, स्मॉल ए का आस्की कोड 97 है, तो इस तरह की आपको वैल्यूज याद भी होनी चाहिए। तो बच्चों इस तरह से हम कंडीशन कोई भी बना सकते हैं और उसी कंडीशन के थ्रू हम लूप को कंट्रोल भी कर सकते हैं। उम्मीद है कि आज के लेक्चर के अंदर जो एग्जांपल्स आपको सिखाई गई हैं वो आपको अच्छी तरह समझ आई होंगी। इनकी आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, बार बार प्रैक्टिस करनी है, ताकि ये तीनों इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं और ये पेपर में आने वाली एग्जांपल्स होती हैं, इन्हें आप अच्छे से तैयार कर लें। आज के लिए इतना ही, और अब मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।